हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव व्यास और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल लीगल अवेयरनेस एकेडमी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं लॉ ऑफ चेक बाउंस एंड डिसऑनर ऑफ चेक। फ्रेंड्स, इस विषय में विधि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 में दी गई है। इस अधिनियम की धारा 138 चेक बाउंस के विषय को विनियमित करती है। चेक बाउंस क्या होता है? जब किसी व्यक्ति के द्वारा जो चेक का धारक है, चेक भुगतान हेतु जिस बैंक में लगाया जाता है और उस बैंक के द्वारा किन्हीं कारणों से चेक वापस कर दिया जाता है, चेक अनादृत कर दिया जाता है, इसी चेक के अनादरण को हम चेक बाउंस कहते हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसे कौन से कारण हैं जिनके कारण जो है कोई भी बैंक किसी चेक को अनादृत कर देता है? पहला कारण, इनसफिशिएंट फंड इन अकाउंट, यानी कि किसी भी खाते में पर्याप्त राशि न होने के आधार पर चेक बाउंस कर दिया जाता है बैंक के द्वारा। दूसरा कारण, अकाउंट जो है क्लोज होता है, खाता बंद होने पर भी चेक बाउंस हो सकता है। तीसरा कारण, चेक देने वाले व्यक्ति के द्वारा अपने खाते से पहले ही किन्हीं अन्य व्यक्तियों को पेमेंट करने का करार कर लिया जाता है, तो उस आधार पर भी जो है चेक बैंक के द्वारा बाउंस कर दिया जाता है। चौथा कारण है स्टॉप पेमेंट, यानी कि जो चेक देता है, इशू करता है, उस व्यक्ति के द्वारा बैंक को यह बोला जाता है कि इस चेक का भुगतान ना किया जाए, तो इस कारण से भी चेक जो है बाउंस बैंक के द्वारा कर दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, और भी बहुत से कारण हो सकते हैं चेक बाउंस करने के, जिन्हें कि बैंक चेक बाउंस करते वक्त चेक वापसी का जो ज्ञापन होता है उस पर अंकित करता है और उस आधार पर जो है हम न्यायालय में चेक बाउंस का केस फाइल भी कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं इस विषय में क्या विधिक प्रावधान है न्यायालय तक पहुंचने के। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि चेक बाउंस के केस में हमें लिमिटेशंस पर विशेष ध्यान देना होता है। यदि इस केस में लिमिटेशंस निकल जाती है तो हमारा चेक जो है रद्दी हो जाता है, वो किसी मतलब का नहीं रहता। ठीक है, आइए जानते हैं ये लिमिटेशंस क्या होती हैं। जैसे ही आपने चेक भुगतान के लिए बैंक में प्रस्तुत किया और उस बैंक ने किसी भी कारण से आपके चेक को अनादृत कर दिया है, जैसे ही बैंक के द्वारा चेक वापसी का ज्ञापन आपको मिलता है, जिस तारीख में चेक वापस किया गया है उस तारीख से 30 दिन के अंदर अंदर, ध्यान देने योग्य बात है, 30 दिन के अंदर अंदर आपको जो है एक लीगल नोटिस चेक देने वाले व्यक्ति पर सर्व करना होता है। यदि आप 30 दिन के अंदर लीगल नोटिस सर्व नहीं करते हैं तो आप डिफॉल्टर हो जाएंगे और जो है आपका केस आगे नहीं चल सकता। तो फ्रेंड्स, आपको यह ध्यान रखना है, चेक वापसी का ज्ञापन बैंक से प्राप्त होने के 30 दिन के अंदर अंदर आपको जो है लीगल नोटिस सर्व करना होगा चेक देने वाले व्यक्ति पर, यानी कि लेखीवाल पर। तो फ्रेंड्स, अब आते हैं हम, जैसे ही चेक देने वाले व्यक्ति पर नोटिस तामील होता है उस दिन से लिमिटेशन स्टार्ट होती है 15 दिन के लिए। ये 15 दिन का जो समय होता है वह चेक देने वाले व्यक्ति के लिए होता है। उसको एक मौका दिया जाता है कि वह चेक में वर्णित राशि का भुगतान चेक के धारक को कर दे। यदि 15 दिन के अंदर चेक देने वाला व्यक्ति चेक में वर्णित राशि का भुगतान नहीं करता है तो 16वें दिन से वाद कारण उत्पन्न हो जाता है और आप न्यायालय में जाने के लिए अधिकृत हो जाते हैं। न्यायालय में आप परिवाद फाइल कर सकते हैं, लेकिन आपको 15 दिन के बाद 16वें दिन से 30 दिन के अंदर फिर आपकी लिमिटेशन स्टार्ट होती है। आपको 30 दिन के अंदर अंदर न्यायालय में परिवाद फाइल करना होगा कॉज ऑफ एक्शन अराइज होने के बाद, यानी कि वाद कारण जैसे ही आपका उत्पन्न होता है आपको 30 दिन के अंदर न्यायालय में परिवाद लेकर के जाना होगा। फ्रेंड्स, अगर आपने कहीं पर भी ये जो 3 लिमिटेशंस अधिनियम के द्वारा दी गई हैं, अगर इनको आपने इनका पालन नहीं किया तो आप जो है आपका केस जो है डिसमिस हो जाएगा और आप पैसा वसूल नहीं कर सकते चेक बाउंस का। और अन्य कारण हो सकता है, सिविल मैटर में सिविल सूट ला सकते हैं, लेकिन इस तरीके से इस चैनल से आप पैसा वसूल नहीं कर सकते। एक बात और, जैसे ही आपको चेक मिलता है, जिस तारीख को आपको चेक मिला है उस तारीख से 3 महीने तक चेक की वैलिडिटी होती है। इससे पहले ये 6 महीने की थी, लेकिन ये अब जो है 6 महीने से घटा करके 3 महीने की
चेक की वैलिडिटी कर दी गई है। चेक 3 महीने तक वैलिड होता है। आपको 3 महीने के अंदर अंदर चेक बैंक में भुगतान हेतु प्रस्तुत करना होता है। यदि आपने चेक 3 महीने के अंदर भुगतान हेतु बैंक में प्रस्तुत नहीं किया, तब भी आप जो है अपने राशि से हाथ धो मतलब अपनी राशि को गंवा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको इस मैटर में सजग रहना होगा। इसके बाद आते हैं हम चेक जो बाउंस होता है उसकी कानूनी प्रक्रिया क्या होती है, न्यायालय में किस प्रकार से हम जाते हैं, किस प्रकार से केस फाइल करते हैं। तो जो चेक बाउंस होता है ना, इसमें लोग एक बात भूल जाते हैं और जल्दी जल्दी में केस फाइल कर देते हैं, है ना। आपको यहाँ जो रिमेंबर पॉइंट है वो ये है कि केस फाइल करते वक्त आपको ये ध्यान रखना है कि आपने जो चेक दिया है, चेक में जो वर्णित राशि है, वह राशि किस ट्रांसैक्शन के तहत, मतलब किस संव्यवहार के तहत आपने चेक देने वाले व्यक्ति को दी थी, उस राशि का जो है लेन देन आपको प्रूफ करना होता है। जैसे कि आपने उसे उधार पैसा दिया था कि उसकी आवश्यकता के अनुसार, है ना, या फिर आपने जो है कोई व्यापारिक या कमर्शियल्स उसके साथ में कोई लेन देन किया था, तो इस तरह का कोई ऑन रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट एविडेंस होना चाहिए। तो इस अगर ऑन रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट एविडेंस आपके पास है तो आप चेक बाउंस के केस में जीतने में आपको आसानी होगी। ठीक है। सेक्शन 138 इस अधिनियम की बताती है कि चेक के धारक के पक्ष में, जिसके पास चेक है, उस व्यक्ति के पक्ष में न्यायालय उपधारणा करता है कि यह चेक जिस व्यक्ति के पास ये चेक है, वो चेक उसने किसी अपने ऋण को या फिर किसी दायित्व के उन्मोचन के लिए प्राप्त किया है ना। अब ये ऋण और दायित्व आपको कोर्ट में साबित करना होता है। इसी के आधार पर आप केस जीत सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जल्दी जल्दी में आप लिख देते हो कि हमने चेक पैसा दिया और इन गवाहों के समक्ष पैसा दिया, लेकिन आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं होता, है ना, आपके पास कोई ऋण दर्शित करने वाला दस्तावेज नहीं होता, तो आपको बाद में प्रॉब्लम आ सकती है। न्यायालय उपधारणा करेगा जब तक कि ये अभिखंडित ना कर दिया जाए, मतलब इसको डिसप्रूव ना कर दिया जाए। डिसप्रूव करने का काम करता है प्रोसिक्यूशन, अर्थात अगेंस्ट पार्टी जिसके खिलाफ आप केस लड़ रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इसी क्रम में आगे चलते हैं और जानते हैं कि चेक बाउंस का जो अपराध होता है वह कंपनियों के द्वारा भी किया जा सकता है। यदि चेक बाउंस का अपराध कंपनी के द्वारा किया जाता है तो कौन जिम्मेदार होगा? कंपनी का प्रबंधक, उसका संचालक, उसका सचिव या फिर कोई अन्य अधिकारी। अन्य अधिकारी वर्ड बहुत सीमित, बहुत विस्तृत वर्ड है, इसमें बहुत से अधिकारी आ सकते हैं परिस्थिति के अनुसार। तो फ्रेंड्स, इसमें फर्म भी सम्मिलित है। फर्म के अंतर्गत जैसे संचालन की बात आती है, संचालक, तो संचालक के अंतर्गत फर्म का भागीदार जो पार्टनर होते हैं वो भी जो है इसके अंतर्गत आते हैं और उनके ऊपर केस फाइल किया जा सकता है और उनके ऊपर जुर्माना लगाया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, आज हमने जाना कि चेक बाउंस क्या होता है, किन कारण से चेक बाउंस हो सकता है और हमें चेक बाउंस होने के बाद में कितनी लिमिटेशंस मिलती है और उस लिमिटेशंस के अंदर अंदर हमें कोर्ट में अपना केस फाइल करना होता है। यदि हम इस प्रक्रिया को फॉलो नहीं करते हैं तो हो सकता है कि हमारा जो है चेक रद्दी हो जाए और हम आगे अपनी राशि वसूल नहीं कर सकते हैं। तो आप सजग रहिए अपने अधिकारों के प्रति। इसके बाद हम जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें डिस्कस करेंगे कि कोर्ट में चेक बाउंस की क्या प्रोसेस होती है, किस प्रकार से कोर्ट में इसकी कार्रवाई की जाती है और किस कोर्ट में इस केस को लगाया जाता है और कितने टाइम के अंदर इस केस को डिस्पोज किया जाना है। और फ्रेंड्स, इसमें क्या कंप्रोमाइज़ हो सकता है क्या, इन सारे विषयों पर बात करने के लिए हम नेक्स्ट वीडियो लेकर के आएंगे, उसमें डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, चेक बाउंस होने पर जो सज़ा का प्रावधान है वह न्यायालय 138 में पहले 1 साल था, अब 1 साल से बढ़ा करके 2 साल तक कर दिया गया है। 2 साल तक जो है अगर आप चेक बाउंस के दोषी पाए जाते हैं तो न्यायालय के द्वारा आपको 2 साल तक की सज़ा दी जा सकती है। और चेक में वर्णित राशि, जितनी भी राशि है, मान लीजिए चेक में 1 लाख राशि वर्णित है तो 1 लाख राशि का डबल करके जुर्माना आप पर लगाया जा सकता है, 1 की जगह 2 कर सकता है। ठीक है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से इसमें दंडात्मक कार्रवाई भी की जाती है, लेकिन ये अन्य आपराधिक मामलों से भिन्न होता है। इसमें जो है अन्य आपराधिक मामलों की तरह पुलिस के द्वारा कार्रवाई नहीं की जाती है, पुलिस के द्वारा चालान नहीं किया जाता है। यह एक आपराधिक कार्रवाई तो है, लेकिन इसका उद्देश्य जो चेक होल्डर है, जो चेक का धारक है, उसको उसके पैसे वापस करवाना होता है, ना कि किसी को दंड दिलवाना। जब वह पैसे वापस किसी भी परिस्थिति में नहीं होते हैं उसके बाद प्रोसेस आगे बढ़ाई जाती है।
तो फ्रेंड्स, आप हमारा वेट कीजिए नेक्स्ट वीडियो का। हम कोर्ट की प्रोसेस आपको इसमें बताएंगे कि किस प्रकार से कोर्ट में जो है हम अपने चेक बाउंस के केस को जीत सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।